नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी का बजट आज पेश होने वाला है। योगी सरकार बजट का पिटारा खोलेगी। महिलाओं किसानों पर फोकस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देश में आम बजट 2026 पेश होने के बाद आज 25 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर टिकी होगी। योगी सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। हर बार की तरह यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे यूपी विधानसभा में बजट पेश करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इस बार महिलाओं और छात्राओं को खास सौगात भी मिल सकती है। ये बजट योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बताया जा रहा है कि बजट का आकार करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो पिछले बजट से काफी अधिक होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना की। बजट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने की उम्मीद है, ताकि क्षेत्रीय असमानता कम हो सके। तो सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के भरण पोषण के लिए धनराशि में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में संभावित वृद्धि से लाखों शिक्षकों को लाभ भी मिल सकता है। तो आज यूपी का बजट पेश होने वाला है और सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। इसी पर ज्यादा तो आपको बता दें कि सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित होगा कि इस बार का बजट किस तरीके का होने वाला है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आज सबकी निगाहें यूपी पे टिकी रहने वाली है। यूपी का बजट आज पेश होने वाला है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जब बजट का पिटारा खुलेगा तभी पता चल पाएगा कि क्या चीजें बढ़ोतरी की गई हैं और कितनी इसमें घटौती की गई हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें ये बताया गया सारे डिपार्टमेंट में कम से कम जो पिछला बजट रहा है पिछला 2 साल का, उसके मुकाबले 26% की बढ़ोतरी की जाने की आवश्यकता है। अब ओवरऑल बजट में जब 26% की बढ़ोतरी का, आप जानते हो 4-5 लाख करोड़ का बजट तो वैसे ही रहता है, तो उसमें 1-1.25 करोड़ की वृद्धि और कर देना। अब इस बीच में जब सर्वेक्षण किया गया, सारे डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को चेक करा गया है, तो इस बार पिछले साल के मुकाबले कोई ज्यादा रेवेन्यू सरकार ने कमाया नहीं है। कुछ इन्वेस्टर्स वगैरह को 3-4 समिट हुए हैं पिछले 12-13 महीने में, तो उन सेमेस्टरों की जो डील है वो बीच में रुकी पड़ी है। ज्यादा कर कारखाने नहीं लग पाए हैं। तो इस लिहाज से सरकार ये सोचेगी, ये समझेगी कि एक संतुलित बजट को पेश करने के लिए सर्वेक्षण के आधार पे कितनी इसमें वृद्धि की जानी चाहिए और कितनी नहीं की जानी चाहिए। इस मुद्दे पे कल मेरा एक डिस्कशन हो रहा था। एक बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बड़े कानूनी तरीके से और पूरा बिंदुवार तरीके से उन्होंने समझाया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को उन्होंने उसमें लिया। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है साहिल, उत्तर प्रदेश का जो बजट होता है वो उसमें लगभग 30 से 35% की जो भागीदारी होती है वो कृषि क्षेत्र से होती है, आबकारी डिपार्टमेंट से होती है। क्योंकि आबकारी डिपार्टमेंट सरकार का खजाना भरता है। शराब की बिक्री, मादक पदार्थों की जो लीगली तरीके से, चाहे अफीम हो जाए, इस तरह की जो बिक्री होती है, और हर बजट में उन चीजों को बढ़ाया जाता है, तो वहां से एक रेवेन्यू आता है। दूसरा, अब जब आपकी पेय पदार्थ की बिक्री होती है, फिर पेट्रोल डीजल, जिसमें 2 स्लैब की तरीके से एक टैक्स के रूप में लिया जाता है और दूसरा एक टैक्स और भी, तो इन सब चीजों को लेके ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार के खजाने को भरते हैं। लेकिन फिर बात वो आ जाती है कि आपने, ये चुनावी साल है, क्योंकि इसके 3 महीने के बाद में आपको चुनावी गंगा में डूबना है। आपको योजनाएं नई बतानी है, वादे भी करने हैं, आपको सब चीजें करनी है। क्योंकि ये जो चुनावी साल जब साहिल होता है तो सरकार का अपना खर्चा बहुत बढ़ जाता है। उसमें उनको चुनावों में कूदना है, और प्रचार से लेके, और जो पहले साल जब 22 में जब सरकार बनी थी 10 मार्च को, तो उससे पहले बहुत सारी ऐसी योजनाओं को शामिल करने की बात कही जा रही थी
अब होता क्या है, आप भी पत्रकारों अच्छी तरीके से समझते हो, जी। जो शुरुआत की जो योजनाएं, जो वादे किए जाते हैं, वो वादे पूरे कब होते हैं? आखिरी साल में। जी। अब ये आखिरी साल चल रहा है और आखिरी साल का भी है क्या, 27 में चुनाव होना है। बिल्कुल। अब आपका 26 हो गया, जुमा फरवरी चल रहा, मार्च आने वाला, फिर आपके पास बचा क्या? 9 महीने बचे। बिल्कुल। 9 महीने में ये सारी योजनाओं को आपको पूरा करना है और किसी भी सूरत में। हाँ। जाहिर सी बात है, अगर 9 महीने में अगर जो योजना आप शुरू कर दोगे तो उसको इम्प्लीमेंट कब तक करोगे? तो इस तकनीक को आम जनता नहीं समझ पाती है। जी बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि 2027 में चुनाव होने हैं और इस बजट का सीधा प्रभाव जो है वो आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अर्थशास्त्रियों का मानना है, जानकारों की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि इस बार महिलाओं और किसानों पर फोकस कर सकती है सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थितियां रही हैं उसके बाद ये माना जा सकता है कि सरकार किसानों और महिलाओं को साधने की तैयारी में इस बार होगी इस बजट के माध्यम से। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार महिलाओं और किसानों के लिए अपना पिटारा योगी सरकार खोलने जाएगी। निश्चित तौर पे ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिसको आप नकार नहीं सकते हो, जिसको लेके इतने बड़े सूबे, 25-26 करोड़ की जनसंख्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो इस समय है, आपको पता है ऐसी हो गई है 2 सालों में लगभग, जो ज्यादा एक जो शुरुआत में जो रही थी, आपने देखा है दिन दहाड़े अपहरण हो रहे हैं, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ में, उनकी इज्जत के साथ में खेला जा रहा है। तो ऐसे में 112 की गति को बढ़ाना है, पुलिस सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है और उसमें कितनी कमियां हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि वृद्ध महिलाएं जो 60 पार कर चुकी हैं, जिनको 1200 या 800 रुपए क्या बोलते हैं आपका पेंशन दी जाती है, तो उस पेंशन में वृद्धि की जाने की आवश्यकता लगभग बीते 3-4 साल से महसूस की जा रही है। और ये वादा चुनावी है, और पिछली बार जब चुनावों में कूद रहे थे सारी पार्टियां, तो समाजवादी पार्टी का भी यही वादा था प्रमुखता से, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का भी यही वादा था। उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। फिर मैंने वही बात मैं कहूंगा कि चुनावी साल है, ऐसे वादों को अब किसी भी सूरत में इनको पूरा करना ही पड़ेगा। जब पूरा करना पड़ेगा तो इसमें बजट की जो गति को बढ़ाना पड़ेगा। अब दूसरा सबसे मेन फैक्टर जिस पे आपने फोकस करा है वो कृषि है। कृषि को लेके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जी, कि अब जिस तरीके से अमेरिका के साथ में डील हो रही है, जो हमारा उत्पादन है उसको जब अमेरिका भेजेंगे तो उसमें तो 0% टैरिफ लगेगा। अब वहां से जितनी चीजें हमारे यहाँ आएगी तो उसमें 18% टैरिफ लग रहा है। तो यहाँ तो सीधा नुकसान हमारा हो रहा है। इसमें कोई, चाहे सरकार किसी भी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करे, तो उसमें अपना फायदा नहीं है, एक बात। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू इसमें यह है कि कृषि को लेके जो अपने उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं, उनको खाद पिछले 1 साल से समय से नहीं मिल पा रही है, कीटनाशक उनको समय से नहीं मिल पा रही है, कंपाइन और ट्रैक्टर्स और इंजन, सिंचाई के जितने भी साधन है, ये सारी की सारी सब्सिडी में आनी चाहिए, जो अभी तक सब्सिडी से बाहर है। जब एक किसान के पास में 2 एकड़ या 3 एकड़ का वो जोतकार है और वो ट्रैक्टर नहीं ले सकता है जी, वो आधुनिक इंजन जिसमें पानी वानी सिंचाई करेगा वो नहीं लेगा। यहाँ आवश्यकता पड़ रही है कि उनको सब्सिडी में लाया जाए। ये सारी चीजें जब खरीदारी करके जाए तो उसमें लाए, तो इसमें बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये दोनों क्षेत्रों को सरकार फोकस करके चल रही है, और इसमें जितना उनसे बन पड़ेगा तो इसमें इस बजट पे वृद्धि करेगी। जी बिल्कुल। और रमेश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ विपक्ष है जो सरकार को लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है कई मुद्दों पर, सबसे बड़ी बात जो आपने जिसका जिक्र किया, ट्रेड डील, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, उसे समाजवादी पार्टी की तरफ से ढील करार दिया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे भारत के बाजार पर पूरी तरह से अमेरिका का नियंत्रण होगा, और ऐसे में किसानों और जो व्यापारी वर्ग है उनको खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा वो है। साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ बात की जाए, क्योंकि आम बजट से जो मिडिल क्लास था उसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरीके का बजट निकलकर सामने आया, प्रत्यक्ष रूप से मिडिल क्लास को किसी तरह का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिला। अब यूपी में चुनाव भी हैं, और ऐसे में जो आम बजट में नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के बजट में वो देखने को मिल जाए।
मैं ज्यादा ये विपक्ष जिस तरीके से मांग उठा रहा है डील को ढील बोलना, मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हाँ। देखिए, इत्तेफाक मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि देखो, आपको बाजार खोलने पड़ेंगे जी। दूसरी कंट्रियों के लिए, क्योंकि बिना आप ऐसा किए कर नहीं सकते हो। हमारे यहाँ बासमती चावल का सबसे ज्यादा व्यापार है, हाँ। सबसे ज्यादा उत्पादन है। लीची हमारे यहाँ हो रही है, मखाने हमारे यहाँ हो रहे हैं। क्या जितनी मखाने की कीमत हमें बाहर की कंट्रियों में मिल पाती है, यहाँ देश में मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। तो बासमती जो उत्पादन हमारे यहाँ होता है, वो ईरान, इराक के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, वो सबसे ज्यादा कच्ची बासमती, जो खुशबूदार बासमती होती है, वो भारत की उत्पादित करने वाली उसको ही पसंद किया जाता है। तो इसलिए आपको बाजार खोलना पड़ेगा। दूसरी बात ये है समझने वाली है, जिस तरीके से ये विरोध के बादल छाए हुए हैं डील को लेके, तो डील को तब तक आप नहीं समझ सकते हो, तब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। चालू होने दो, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। अगर सरकार को लगेगा कि वास्तव में हमारे लिए नुकसानदायक है, तो सरकार इतनी बचपने में खोई नहीं हुई है कि 5 साल का कोई दिमाग वाला व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो ऐसे चलने देगा। मुझे लग रहा है इसको तुरंत ही रिफॉर्म करेगा और घाटा तो नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस समय ये कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल को लेके या फिर जो और भी जो चीजें हैं उनको लेके दबाव में किया गया है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है 3-4 महीने के अंदर वो सब चीजें सामने निकल के आ जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जैसे कहा कि योगी जी का जो बजट है उस पे विपक्ष से बहुत ज्यादा आवाज उठा रहा है। देखो, विपक्ष का काम क्या है, उसका धर्म है क्रिटिसाइज करना, वो करेगा जी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है पिछले 8-9 सालों में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, जनता खुश है, हर क्षेत्रों में खुश है। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 1-1.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी सी चरमराई है। दिन दहाड़े महिलाओं के अपहरण भी हुए हैं। एनसीआर भी रिपोर्ट की अगर आप ताजा बात करो तो उसमें महिलाओं के साथ में जो क्राइम जो रेशो है वो कम से कम 16% बढ़ा है। ये सबसे ज्यादा चौंकाता है हमें। क्योंकि महिलाएं जिस कंट्री में, जिस देश में, जिस घर मोहल्ले में महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो वहां आप विकसित होने का भोंग नहीं पीट सकते हो। महिलाएं अगर रात में 2-2 बजे तक घूमती हैं और सुरक्षित तरीके से उनको कोई कुछ नहीं कहता, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, वहाँ पे जगह सुरक्षित है और वो विकसित जगह है। ऐसी मुझे लग रहा है कल्पना परिकल्पना सरकार लेके चल रही है और इसको कब कैसे इसको पूरा किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और बाकी जैसे मैंने बताया योगी आदित्यनाथ जी के जितने भी और भी जितने भी चीजें हैं, तो उन सबको लेके मुझे लगता है जनता खुश है। अगर कोई अपराध करता है तो उसको त्वरित उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो करते हैं। क्राइम का रेशो बड़े जितने धुरंधर आपने नाम सुने होंगे, अतीक अहमद से लेके और बड़े जितने भी सूरमा सारे ध्वस्त कर दिए, धराशायी हो गए। ये जब चीजें हुई हैं उत्तर प्रदेश के लोग मौजूदा सरकार को पसंद कर रही है जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज यूपी का बजट पेश होना है और इस बजट को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज योगी के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं और किसानों पर फोकस रहने वाला है। तो यूपी का बजट आज पेश होगा, योगी सरकार बजट का पिटारा खोलेगी और फिर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। महिलाओं और किसानों पर फोकस रहने की उम्मीद इस बजट से जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र का आज 11वां दिन है। सदन में बजट पर चर्चा लगातार जारी है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में बजट पर बोली तो निर्मला सीतारमण बजट पर हुई बहस का जवाब आज देंगी। 12 फरवरी को राज्यसभा में वो जवाब देने वाली हैं। तो संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। लोकसभा में पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई बाधित हो रही थी। बीते कई दिनों से जारी गतिरोध के बीच आज भी लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाना चुनौती बना हुआ है। तो विपक्ष सरकार और सदन की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर
संसद की गरिमा भंग करने का आरोप लगा रहा है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आम बजट पर विस्तृत वक्तव्य देंगी, जिसमें कर नीतियों और विकास योजनाओं पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया जा सकता है। उनके भाषण के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और आलोचनाओं का भी जवाब दिया जा सकता है। वहीं 12 फरवरी यानी कल भी वो राज्यसभा में बजट पर चर्चा पर उत्तर देंगी, जहां आर्थिक नीतियों और राजकोषीय प्रबंधन पर विस्तृत बहस होने की संभावना है। इस बीच मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया है। इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं तो लोकसभा में हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं। बजट पर दोपहर 12 बजे राहुल गांधी भी बोल सकते हैं। ट्रेड डील के मुद्दे पर सरकार को घेरने की उनकी पूरी तैयारी है। तो बजट सत्र के बीच आज लोकसभा का माहौल बेहद अहम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में बजट 2026 और 2027 पर चल रही सामान्य चर्चा के दौरान राहुल गांधी आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास बोल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अपने भाषण में भारत अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उनके भाषण के वक्त जो हंगामा शुरू हुआ था वो कल जाकर खत्म हुआ है, जिससे आज उनके बोलने का रास्ता साफ हुआ है। इस बीच कल एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मूल ड्राफ्ट में तारीख की गलती पकड़े में आने के बाद जयराम रमेश की तरफ से तैयार नोटिस को सुधारकर दोबारा पेश किया गया। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए ताकि नेता प्रतिपक्ष के पद की संसदीय गरिमा और परंपराओं का ध्यान रखा जा सके। वहीं सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 अंतरा वाले संस्करण को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड होगी। ये नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले बाद में लागू होगा। इसके साथ ही राज्यों के राज्यपालों के आगमन और उनके भाषणों से पहले और बाद में भी इसी निर्धारित अवधि और संस्करण का पालन करना जरूरी किया गया है। सरकार के इस आदेश का मकसद आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय गीत के सम्मान और उसकी प्रस्तुति में एकरूपता सुनिश्चित करना है। अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में निर्धारित समय सीमा के अंदर ही इस गीत का गायन या वादन किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम पहले पूरे भारत का राष्ट्रगान नहीं था, बल्कि ये बंगाल के लिए एक गीत के तौर पर शुरू हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत बहुत ज़्यादा संस्कृत वाली बंगाली भाषा में लिखे थे और इसे 7 नवंबर 1875 को वंग दर्शन जर्नल में छापा था। बाद में ये उनके नोवेल आनंद मठ 1882 में छापा, जो मातृभूमि के लिए एक साहित्यिक गीत के तौर पर शुरू हुआ। वो भारत की आज़ादी के संघर्ष की धड़कन बन गया, एक ऐसा गीत जिसे सैनिक लड़ाई से पहले फुसफुसाते थे और छात्र विरोध के तौर पर गाते थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसका मतलब है मैं तुम्हें नमन करता हूँ माँ, इस गीत को 150 साल हो चुके हैं। सार्वजनिक समारोह में 6 छंद अनिवार्य कर दिए गए हैं। सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। वंदे मातरम के 6 छंद अब अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो सार्वजनिक समारोह में ये 6 छंद वाला वंदे मातरम अब बजाया जाएगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड बताई जा रही है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि पिछले महीने विमान हादसे में उनके चाचा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत में साजिश की आशंका है। उन्होंने इस मामले की एक्सपर्ट एजेंसियों से पूरी जांच की मांग की। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार पहले इस हादसे में साजिश की बात खारिज कर चुके हैं। उन्होंने इसे दुर्घटना बताया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रोहित पवार ने कैप्टन सुमित कपूर के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए, जो 28 जनवरी को हादसे वाले दिन अजीत का विमान उड़ा रहे थे। वहीं एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने वीएसआर वेंचर्स समेत नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स का स्पेशल सेफ्टी ऑडिट शुरू किया है। एजेंसी ने बताया कि यह ऑर्डर 2 फरवरी को दिया गया था, जो कि 25 फरवरी तक जारी रहेगा। उधर राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में खुले मेन हॉल में गिरने से बिरजू कुमार राय की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बिरजू मजदूरी करता था। उसका शव रोहिणी सेक्टर 32 में डीडीए के खुली जमीन में खुले मैन होल से मिला है और पुलिस ने बताया कि बिरजू के दोस्त अमीर हुसैन की जानकारी थी। बिरजू सोमवार शाम से लापता था। बिरजू के साथी बुधन दास ने बताया कि वो और बिरजू सोमवार रात शराब पीकर लौट रहे थे। इस दौरान करीब सोमवार शाम 7:30 बजे बिरजू मैन हॉल में गिर गया था। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान बुधन ज़्यादा नशे में था। उसने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। अगले दिन होश आने पर उसने
अमीर को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई थी। 5 फरवरी की देर रात भी जनकपुर इलाके में कमल ध्यानी की 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी। परिवार मृतक को रात भर ढूंढता रहा था। 6 फरवरी की सुबह गड्ढे में कमल का शव मिला था। उधर दिल्ली की एक अदालत ने उस ठेकेदार को अंतरिम जमानत दे दी है जिसके खिलाफ शहर के जनकपुरी में 15 फुट गहरे खड्डे में गिरने से 25 वर्षीय एक बाइक सवार की मौत के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरलीन सिंह आरोपी ठेकेदार हिमांशु गुप्ता द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक आवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। गुप्ता के वकील ने अदालत में बताया कि उनके मुवक्किल को 9 फरवरी को जांच में शामिल होने का नोटिस मिला था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वो ऐसा करने में असमर्थ रहा। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि आरोपी जांच में सहयोग करने को तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा। वहीं भारतीय टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में उतरने से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका नई दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ भारत के अगले मैच के लिए संदिग्ध स्थिति में वो बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक वो अमेरिका के खिलाफ पिछले मैच से पहले ही बीमार थे। 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप के ओपनर के तौर पर खेलने के बाद उनकी हालत और ख़राब हो गई। मुंबई में अभिषेक को तेज़ बुखार था और तुरंत राहत के लिए उन्हें ड्रिप्स चढ़ाई गई। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में टीम के पहले ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा नहीं लिया। भारतीय टीम की ओर से पेट खराब की आधिकारिक जानकारी दी गई, लेकिन पता चला कि वो संक्रमण से जूझ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में सहायक कोच ने कहा कि अभिषेक को अभी भी पेट में कुछ दिक्कतें हैं। हमें उम्मीद है कि वो 2 दिन में मैच के लिए उपलब्ध होंगे। उधर अभिनेता रणवीर सिंह के बाद अब सलमान खान के एक बेहद करीबी रिश्तेदार को धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। सूत्रों के जानकारी के मुताबिक सलमान खान के करीबी को ईमेल के जरिए धमकी मिली है और उनसे करोड़ों रुपए की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर अभी तक सलमान खान या उनके करीबी की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसके बावजूद पुलिस एहतियातन सतर्क है और पूरे मामले पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई गैंग या फिर किसी भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को धमकी मिलने के मामले में पुलिस की सबसे बड़ी परेशानी उस शख्स का सामने ना आना है। ऐसे मामलों में हाई प्रोफाइल व्यक्ति ये चाहता है कि पुलिस सुओ मोटो लेकर काम करे। सुओ मोटो का मतलब स्वयं की पहल पर या जानकारी के आधार पर किसी मामले पर कार्रवाई करना है। तो आसान भाषा में से स्वतः संज्ञान लेना कहा जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के बेहद करीबी को भी धमकी मिली और शिकायत नहीं मिलने की वजह से पुलिस ठीक तरह से जांच नहीं कर पा रही है। उधर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के टम्बलर रिज शहर में एक हाई स्कूल में गोलीबारी हुई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 घायल हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि मरने वालों में कोई छात्र शामिल है या नहीं। स्कूल को एहतियातन बंद कर दिया गया है। इलाके के विधायक लैरी न्यूफेल्ड ने बताया कि हालात को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए बाहर निकल आए हैं वो अपने घर लौट जाएं और वहीं सुरक्षित रहें। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक हादसे वाले टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में क्लास 7 से 12वीं तक के कुल 175 छात्र पढ़ते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।